इस मिड साइज्ड बैंक का मार्केट कैप एक दिन में 17,000 करोड़ रुपए उड़ गया है, यानी लगभग $2 बिलियन। ये बैंक है इंडसइंड बैंक। आइए जानते हैं इसके साथ हो क्या रहा है। बैंक का शेयर पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है और आज के दिन में ये लगभग 26% गिर चुका है और इसकी मार्केट कैप 17,000 करोड़ वाइप आउट हो चुकी है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में एक रिविलेशन दिया है जहां पर बताया है कि इनका नेटवर्थ 2.35% से डिक्लाइन कर जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव्स ट्रेड में कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक इन्हें कुछ इंटरनल टेस्टिंग करनी थी अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर और इस 2.35 हिट की वजह से आज हमें इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इसकी वैल्यू लगभग 1500 करोड़ से गिर गई है, जो कि बैंक के मार्केट कैप ऑन 31 मार्च 2024 का लगभग 2.35% है। तो आपको न्यूज में बार बार ये दिखाया जाएगा कि 2.35% नेटवर्थ इरोड हो गया है। आइए जानते हैं कि इतना भयंकर फॉल आने के पीछे क्या रीजन है। जहां पर 17,000 करोड़, कहां पर 1500 करोड़ का लॉस, डिस्क्रिपेंसी, लॉस की बात नहीं करी जा रही है, डिस्क्रिपेंसी की बात करी जा रही है, और कहां पर 17,000 करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट होना। बैंक की माने तो फाइनेंशियल हिट जो अभी लगा है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज को हायर किया जाएगा और फिर उसके बाद में पता चलेगा कि कितना लॉस या कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। साथ ही साथ ये जो लॉस हुआ है 1500 करोड़ का या डिस्क्रिपेंसी है, इसका इंपैक्ट हमें अगले क्वार्टर की यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 की पीएनएल में दिखाई दे जाएगा। अब समझते हैं क्या इसके अलावा भी बैंक के साथ और कुछ चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बैंक ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था 2038 का 1 अगस्त 2018 को, जबकि इसका 52 वीक हाई है सिर्फ 1576, जो कि इसने बनाया है अभी रिसेंटली ही। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में कोविड के दौरान इसका लगभग एक लो बना था 2 मार्च 2020 को 235 पर, यानी उस समय शेयर की वैल्यू लगभग 85 से 90% वाइप आउट हो गई थी। तो ये शेयर इंट्रिंसिकली बहुत वॉलेटाइल है। अभी अगर आज के प्राइसेस पर देखें तो ये शेयर 2.44% का डिविडेंड यील्ड देता है। तो क्या इस माहौल में जब मार्केट कैप इतना गिर चुका है लेकिन डिस्क्रिपेंसी सिर्फ 1500 करोड़ की है, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव सरप्राइजेस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, पॉजिटिव सरप्राइजेस मिलने की गुंजाइश कम होती है। हाल ही में इनके कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स डिक्लाइन पर हैं, एसेट क्वालिटी भी डिक्लाइन पर है, और साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस में कुछ इश्यूज की वजह से, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में कुछ इश्यूज की वजह से इस पर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके सीएफओ ने रिजाइन कर दिया था। सीईओ को 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, और साथ ही साथ अगेन माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग की वजह से इनके लिए ये साल जो है एसेट क्वालिटी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अब जब इस तरह की न्यूज आती है तो लोगों के दिमाग में पुरानी चीजें आने लग जाती है। आपको याद होगा जब बेरिंग्स बैंक्स का कोलैप्स हुआ था और वहां भी कुछ डेरिवेटिव्स ट्रेड्स में गड़बड़ी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर सेम बेरिंग बैंक वाली इशू हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बेरिंग बैंक में सिर्फ एक इंसान, निक लीसन, जो ट्रेडर हुआ करते थे, उनकी वजह से पूरा का पूरा बैंक बैंकरप्ट हो गया था। उसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक, भारत में येस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जहां पर बैंकिंग फेलियर हमें देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि आरबीआई हमारा बहुत सशक्त है, बहुत प्रोएक्टिवली इन सब चीजों को मॉनिटर करता है, और ये भी एक इंटरनल रिव्यू की वजह से ही पता लगा है कि उस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम आप पर छोड़ते हैं। प्लीज कमेंट में हमें बताइए कि क्या इस समय आप लेना चाहेंगे शेयर को, या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। धन्यवाद।